हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फेमस ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और उनकी पोयम यूलिसिस के बारे में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न इन द ईयर 1809 एंड ही डाइड इन द ईयर ऑफ द 1892। तो देखो 1837 के अंदर क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया जो थी ब्रिटेन की महारानी बनी थी। कौन बनी थी? क्वीन विक्टोरिया, है ना। और वो कब तक रानी रही थी? टिल हर डेथ इन द ईयर 1901। तो 1837 यानी 1837 से लेकर के 1901 तक का जो पीरियड है दैट इज नेम्ड आफ्टर हर। और इस पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में? विक्टोरियन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो अगर आप अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो लाइफ स्पान देखोगे तो मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पान इसका किस में है? विक्टोरियन पीरियड में है। मैच्योरिटी विक्टोरियन पीरियड में आई और विक्टोरियन पीरियड में ही इन्होंने क्या करी थी, अपनी मोस्ट फेमस जो राइटिंग्स थी उनको लिखा था। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द विक्टोरियन राइटर। इनको विक्टोरियन राइटर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फटाफट बात करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। तो ही इज ए ब्रिटिश पोइट एंड ए विक्टोरियन राइटर। ठीक है, विक्टोरियन राइटर थे, विक्टोरियन पीरियड से ये बिलोंग करते थे। फिर हम आगे बात करें तो ही बिकेम द पोइट लॉरेट इन द ईयर 1850। 1850 में इनको पोइट लॉरेट की उपाधि दी गई थी और अपनी डेथ तक ही क्या रहे थे? पोइट लॉरेट रहे थे 1892 तक। पोइट लॉरेट कौन होता है? जिसको राष्ट्र कवि आप कह सकते हो। राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हो तो क्या करता है, राष्ट्रीय या नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी फंक्शन हुआ करते थे उसमें नेशन को रिप्रेजेंट करता था। तो एक बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी जो किसको दी गई थी? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को दी गई थी बिकॉज ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, है ना। फिर इस आगे बात करें तो यूलिसिस, जिस पोएम की हम यूलिसिस की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दिस पोएम वाज रिटन इन द ईयर ऑफ द 1832 बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड टिल द ईयर 1842। तो एक्चुअली में 1833 में लिखे जाने के बावजूद भी 1842 तक इस पोएम को इंतजार करना पड़ा, किसका? पब्लिश होने का। तो 1842 में फाइनली ये पोएम पब्लिश हुई। यूलिसिस की अगर हम बात करें जो कि टाइटल इस पोएम का है, तो एक्चुअली में यूलिसिस कौन था? यूलिसिस वाज द लेजेंडरी ग्रीक किंग ऑफ इटाका। इटाका जो शहर है, कहाँ पे है इटाका? ग्रीक के अंदर का एक शहर है। उस इटाका की जगह का ये क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली हमारे टेनिसन को? तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली में जो ये जो हमारे यूलिसिस का फिगर है, इसका जिक्र हुआ है किसके अंदर? एक फेमस ग्रीक ड्रामेटिस्ट हुआ करते थे होमर। उन्होंने दो एपिक्स लिखे हैं, एक तो इलियड लिखा था और एक ओडिसी लिखा था। और उसके अंदर हीरो हैं कौन? हमारा यूलिसिस। तो वहीं से हमारे किसको मिली? हमारे टेनिसन को भी इंस्पिरेशन मिली और इसी रेफरेंस को उठाते हुए उन्होंने इस क्या करी है? यूलिसिस पोयम की रचना करी है। ठीक है, अब यूलिसिस की बात कर लेते हैं जो कि एक महान राजा हुआ करता था। तो यूलिसिस ने देखो एक बड़ा फेमस वॉर हुआ था और उस वॉर को क्या कहते हैं हम? वॉर ऑफ ट्रॉय, ट्रोजन वार कहते हैं। तो 10 सालों तक ये युद्ध चला था और इस युद्ध के अंदर किसने भाग लिया था? हमारे इस यूलिसिस ने भी भाग लिया था। इस यूलिसिस ने क्या करा था? इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। तो देखो, इसकी 10 साल की जर्नी में आप जब देखोगे तो यूलिसिस ने देखो कितनी सारी समुद्री यात्राएं करी है। केवल 10 साल के जीवन के अंदर ही इसने समुद्र के हर कोने को नाप दिया था और बड़ी दूर दूर तक इसने अपनी यात्राओं को किया था। यानी समुद्र के ऊपर एक महान योद्धा के रूप में लड़ते हुए इसने कई देशों के साथ में लड़ाई करी, कई देशों को विजिट किया, कई लोगों से मिला और एक महान योद्धा के रूप में से ट्रोजन युद्ध के अंदर भाग लिया। तो 10 सालों तक इसने क्या करा? एक महान योद्धा के तक जीवन जिया। लेकिन 10 साल के बाद जीवन जीने के बाद में जब ये वापस अपने साम्राज्य में आया तो इसको राजा के रूप में जीवन जीना पड़ा। तो देखो, एक तो वो योद्धा के रूप में जीवन जी रहा था तो एडवेंचरस लाइफ थी उसके पास करने के लिए कोई काम था, वो हमेशा एडवेंचरस स्पिरिट से भरा हुआ था, एंथुसियाज्म उसके अंदर था। लेकिन जैसे ही वो अपने राज्य पर एक राजा के रूप में शासन करने लगा तो बड़ा उसको लगा, बड़ा सुनसान सा माहौल लगा, बड़ा इनएक्टिव सा माहौल लगा। तो उसमें डिससेटिस्फेक्शन आ गया, लैक ऑफ कंटेंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन उसके जीवन में आ गया। वो एक राजा के रूप में अपने जीवन को गुजार कर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। ना तो उसका अपने लोगों के प्रति कोई लगाव था, ना ही वो अपने साम्राज्य के प्रति कोई लगाव रखता था। अपने साम्राज्य के लोगों को वो क्या समझता था? सैवेज समझता था, अनसिविलाइज्ड पीपल समझता था, जिनका काम कुछ भी नहीं है, केवल खाते-पीते हैं और सो जाते हैं, एडवेंचरस लाइफ ये बिल्कुल भी नहीं जीते हैं। तो इस पूरी पोएम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, एक अ टकराव देखने को मिलेगा। किसके? एक तो यूलिसिस के जीवन के हेरोइक पास्ट और उसकी प्रेजेंट स्थिति के अंदर। एक तो उसका पास्ट था जिसमें वो एडवेंचरस लाइफ जी थी, एक महान योद्धा की तरह उसने जीवन जिया था और एक वर्तमान स्थिति थी जिसके अंदर एक राजा के रूप में वो शांति से अपने जीवन को गुजार रहा था। तो
अभी वो बड़ा बेचैन है एक राजा के रूप में, चुपचाप पीसफुल जीवन गुजारते हुए वो बड़ा बेचैन है और उसी बेचैनी को उसने इस पोयम के माध्यम से उजागर किया है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्या करा, यूलिसिस की बेचैनी को आप लोगों के सामने इस पोयम के माध्यम से रखा है। ये पोयम क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? नाटकीय रूप से, ड्रामेटिक यानी नाटकीय रूप से रखी गई है पोयम। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और लोग का मतलब क्या होता है? स्पीच। तो यानी सिंगल स्पीच, सिंगल पर्सन की स्पीच आपको इस पोएम के अंदर दिखाई देगी। देयर इज ओनली अ सिंगल स्पीकर हु विल टॉक टू यू, जो आपसे बातें करेगा। और ऑल्दो द अदर कैरेक्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर बट दे वोंट स्पीक टू यू, वो आपसे बात नहीं करेंगे, बट द यूलिसिस विल टॉक अबाउट देम, यूलिसिस ही उनके बारे में आपको बताएगा। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। जब मैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन का जो पीडीएफ मैंने अपलोड किया है उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट पोएम के अंदर, लेकिन आगे चलें उससे पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल द फ्लुएंट पेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां आपको यूजी और पीजी के सारे इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगे और सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो अभी पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अब फटाफट पोएम के ऊपर चलते हैं। थोड़ी लेंदी पोएम है तो अपन इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो लाइन पहली कहती है, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्ट अमंग दिस बैरन क्रैक्स मैश्ड विद एन एज्ड वाइफ आई मीट एंड डोल द अनइक्वल लॉस टू द सेवेज ड्रेस दैट होड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट टू मी। तो वो कहता है इट लिटिल प्रॉफिट्स, इट इज ऑफ नो यूज। लिटिल प्रॉफिट, लिटिल नेगेटिव वर्ड है तो इट इज ऑफ नो यूज देन एन आइडियल किंग, एक आलसी, एक इनएक्टिव राजा बनने का कोई महत्व नहीं है। बाय दिस स्टिल हर्थ अमॉन्ग दिस बैरन क्रैक्स मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ, इन चट्टानों को, जो चट्टानें कैसी है? बंजर चट्टानें हैं, बहुत पुरानी चट्टानें हैं जो बूढ़ी पत्नी के समान दिखाई देती है। घर का ऐसा चूल्हा जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, उन चूल्हे चौके के बीच में, इन पहाड़ी चट्टानों के बीच में बसे हुए इटाका सिटी के ऊपर एक इनएक्टिव राजा के रूप में शासन करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो वो क्या बोलता है, वेरी फर्स्ट लाइन में ही वो अपने डिसकंटेंटमेंट को दर्शा रहा है और यूलिसिस कह रहा है कि भैया इन चट्टानों के बीच में बसे हुए इस इटाका सिटी, जो इन पहाड़ी चट्टानें जितनी पुराने हैं वो एक पुरानी बीवी की तरीके से दिखाई दे रही है। तो ऐसे जगह पर शासन करना, राजा बन के रहना, इनएक्टिव राजा बन के रहने का कोई भी महत्व मेरे लिए तो कम से कम नहीं है। मैं राजा बनूंगा तो क्या होगा? आई मीट एंड डोल अनइक्वल लॉस अनटू ए सेवेज स्टेट। आई मीट मीट एंड डोल, देखो राजा होगा तो राजा के सामने प्रजा अपनी समस्याओं को लेकर के भी आएगी। प्रजा जब समस्याओं को लेकर के आएगी तो राजा क्या करेगा? मीट मीट यानी उनको मेजर करेगा, एंड डोल डोल यानी डिस्पर्स करेगा, अपने जजमेंट को उन तक सुनाएगा। और जब वो अपने जजमेंट को सुनाएगा तो किसको सुनाएगा? द सेवेज रेस, मेरे साम्राज्य के लोग तो कैसे हैं? बिल्कुल अनसिविलाइज्ड लोग हैं और आज तक राजा के रूप में मैंने यहाँ पे कभी शासन ही नहीं किया है। और जब मैंने इनको शासन ही नहीं किया तो मुझे पता भी नहीं है राजा कैसे निर्णय देता है, इसलिए मैं जो उनको निर्णय सुनाऊंगा वो कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। अनइक्वल जब मैं डिसीजन उन लोगों के बीच में बांटूंगा, अनसिविलाइज्ड पीपल के बीच बीच में बांटूंगा, तो मेरे लिए तो बिल्कुल व्यर्थ वाला सा काम हो गया। और ये लोग कैसे हैं? ये लोग कैसे हैं? दैट होर्ड, ये केवल एक्यूमुलेट करते हैं, पैसा इकट्ठा करना, स्लीप करना, सो जाना और खाना, ये यही इनके काम है। अनसिविलाइज्ड वो इसीलिए कह रहा है कि इनका जीवन कोई एडवेंचरस जीवन ही नहीं है, इनएक्टिव सी लाइफ जीते हैं, केवल एक बोरिंग काम करते हैं, सुबह उठते हैं, पैसे कमाने के लिए भागा-दौड़ करते हैं, खाते हैं और फिर सो जाते हैं। एंड नो नोट टू मी, और मेरे को जानते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 साल तक तो मैं अपने साम्राज्य से बाहर रहा था, तो लोग मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कैसा राजा हूँ या मैं उनका राजा भी हूँ। तो इसलिए मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है एक आलसी राजा या एक इनएक्टिव राजा की तरह यहाँ इटाका सिटी के ऊपर शासन करना और लोगों के बीच में जजमेंट को देना, मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ का काम है। तो वो क्या दिखा रहा है? ये चीजें क्या दिखा रही है? उसका डिससेटिस्फेक्शन दिखा रही है। ठीक है, यह दिखा रही है, डिससेटिस्फेक्शन दिखा रही है यूलिसिस का, कि वो प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल क्या है? डिससेटिस्फाइड है, अपने राजा के किरदार से बिल्कुल भी वो डिससेटिस्फाइड है। क्या बोलता है वो? आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं भैया एक महान ट्रैवलर रहा हूँ, मैंने पूरे संसार की यात्रा करी है, अब मैं उससे रेस्ट नहीं कर सकता, आराम नहीं कर सकता। आई वॉन्ट टू बी ए एडवेंचरस ट्रैवलर थ्रू आउट माई लाइफ, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, मैं जीवन को जीना चाहता हूँ टू द लीज यानी अंतिम किनारे तक जीना चाहता हूँ, टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, अंतिम पड़ाव तक। आई जस्ट वॉन्टेड टू लीड एन एडवेंचरस लाइफ, मैं एक एडवेंचरस लाइफ को जीना चाहता हूँ।
ऑल टाइम्स यानी थ्रू आउट माई एडवेंचरस जर्नी। अभी तक मैंने जितनी भी मेरी एडवेंचरस जर्नी करी है ना, आई हैव एन्जॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। तो मैंने एन्जॉय भी बहुत किया है और मैं ट्रबल्ड भी हुआ हूँ। मेरे मेरे सामने परेशानियाँ भी बहुत आई हैं। लेकिन मैंने किनके साथ किया है? बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन। कभी-कभी मेरे साथ में मेरे साथी थे, जिनके साथ जो मुझे बड़ा प्यार करते थे, तो वो जब मैं उनके साथ में गया, तो मेरे सामने बहुत सारी विपत्तियाँ भी आई, जिसका मैंने उन सब के साथ में मिलके सामना किया और हमने हमारे सफ़र को बहुत एन्जॉय भी किया साथ में। तो कभी तो वो मेरे साथ में थे और कभी मैं अकेला भी था। ऑन शोर कभी तो मैं किनारे पे था एंड वेन थ्रू द स्कडिंग ड्रिफ्ट द रेनी हाइट वैक्स द डिम। और मैं कभी समुद्र के बिल्कुल बीच में था, जब स्कडिंग ड्रिफ्ट्स स्कडिंग स्कडिंग का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग, बड़ी तेजी से चलते हुए ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? क्लाउड्स। और हाइट्स, हाइट्स क्या होता है? देखो, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर हाइट्स को रेन मेकर्स भी कहा जाता है, रेनी वंस भी कहा जाता है। यानी हाइट्स यानी तारों का, 7 तारों का समूह है जो आकाश के अंदर नजर आता है। वो इस चीज का सिंबल है कि बारिश होने वाली है। और जब तारे आकाश में नजर आएंगे, इसका मतलब वो क्या है? रात का समय है और रात के समय में आपको समुद्र कैसा नज़र आएगा? डिम नज़र आएगा। तो वो ये कहता है कि भैया, मैंने जो है मेरे साथियों के साथ मैंने मेरे जीवन का बड़ा आनंद लिया है, मेरे एडवेंचरस ईयर्स के अंदर जितनी भी मैंने यात्राएँ करी है समुद्र के अंदर, तो मैंने बड़ा इसका आनंद भी लिया है। हालाँकि मेरे सामने परेशानियाँ भी बहुत आई हैं। कभी-कभी मेरे साथी मेरे साथ हुआ करते थे और कभी-कभी मैं अकेला हुआ करता था। कभी मैं समुद्र के किनारे भी हुआ करता था और कभी मैं समुद्र के बीच में हुआ करता था। जब ऊपर तारों का वो समूह हाइट्स दिखाई देता था, तो फास्ट मूविंग क्लाउड्स उस समय चलते थे और बारिश होती थी, तो समुद्र वैक्स वैक्स यानी एजिटेटेड हो जाता था, है ना? समुद्र के अंदर उथल-पुथल हो जाती थी, समुद्री तूफ़ान आ जाया करते थे। तो मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसने मेरे पीयर्स के साथ में, मेरे साथियों के साथ में और अकेले मेरे एडवेंचरस लाइफ़ के जीवन को बड़े आनंदमय होकर अभी तक गुज़ारा है। फिर वो नेक्स्ट कहता है, आई बिकम ए नेम। देखो, अब मैंने इतनी यात्राएँ कर ली, अब मैं बड़ा फ़ेमस हो गया। नेम यानी अब मैं बड़ा फ़ेमस हो चुका हूँ। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद एन हंग्री हार्ट। मैं हमेशा भूखे दिल से घूमा हूँ, यानी हमेशा मेरे अंदर हंगर रही है। हंगर किस चीज़ की रही है? हंगर नॉलेज की रही है। ठीक है? वो कहता है हमेशा नया ज्ञान प्राप्त करने की भूख जो है मेरे अंदर हमेशा रही है। रोम रोम यानी घूमना। मैं हमेशा दिल में एक भूख लेके घूमा हूँ। और क्या भूख लेके घूमा हूँ? टू एक्यूमुलेटेड द न्यू नॉलेज। मेरे को एक नया ज्ञान प्राप्त करना है। मच हैव आई सीन। मैंने बहुत सी चीज़ें तो देख ली है एंड नो वन। और बहुत सी चीज़ों को मैं जानता भी हूँ। कौन कौन सी चीज़ें? सिटीज़ ऑफ मैन। मैंने बहुत सारे शहरों को देख लिया है एंड मैनर्स। और उन शहरों में लगे रहने वाले लोगों के तौर तरीकों को देख लिया है। क्लाइमेट्स, बहुत सारे देशों के एनवायरनमेंट से मैं परिचित हूँ। काउंसिल्स, वहाँ पे पीपल का जो ग्रुप हुआ करता था, परिषद जो होती थी, उनसे मैं परिचित हूँ। एंड द गवर्निंग बॉडीज ऑफ द कंट्रीज़, और बहुत से देशों की सरकारों को भी मैं जानता हूँ। माई सेल्फ नॉट लीस्ट। मैं बड़ा छोटा-मोटा आदमी नहीं हूँ, ठीक है? माई सेल्फ नॉट लीस्ट। मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा-मोटा आदमी नहीं हूँ, बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। मैं जहाँ भी गया, सब लोगों ने मेरा क्या किया है? ऑनर किया है, सम्मान किया है। तो बोलता है कि मैं छोटा-मोटा आदमी नहीं हूँ। मैंने बहुत से शहरों को देखा है, बहुत से शहरों में रहने वाले लोगों के तौर-तरीकों को देखा है, उनके कस्टम्स को देखा है, उनकी परंपराओं को देखा है। बहुत से शहरों के मैं अलग-अलग एनवायरनमेंट से वाकिफ़ हूँ। अलग-अलग देशों में चलने वाली अलग-अलग गवर्नमेंट को मैं जानता हूँ, किस तरीके से अलग-अलग प्रशासनिक तंत्र हुआ करते हैं। इसलिए मैं अपने आप में बहुत कम नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी हो चुका हूँ, बहुत नॉलेज वाला आदमी हो चुका हूँ, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी हो चुका हूँ। इसीलिए मैं जहाँ भी गया, उस देश के हर व्यक्ति ने मेरा क्या किया? ऑनर किया, मुझे सम्मान दिया। एंड ड्रंक द डिलाइट विथ माय पियर्स फार ऑन द रेनिंग प्लेन्स ऑन द विंडी ट्रॉय। और मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसने क्या करा है? विंडी ट्रॉय। ट्रॉय यानी ट्रॉय का जो मैदान होता है, ठीक है? ट्रॉय के जो मैदान में ट्रोजन वो लड़ा गया था। ट्रॉय का जो मैदान है, जो विंडी विंडी यानी जहाँ तेज हवाएं चलती है, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तेज हवाएं चलने वाले उस ट्रॉय के मैदान में, जहाँ पर तलवारों की खनक गूंजती है, रिंगिंग। रिंगिंग कैसा होता है? साउंड। जब दो तलवारें आपस में टकराती हो तो रिंगिंग साउंड होता है। तो मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने ट्रॉय के मैदान में खनखनाती तलवारों की आवाज़ के साथ युद्ध लड़ा है। किसके साथ में? मेरे साथियों के साथ में। और उस युद्ध का मैंने डिलाइट यानी आनंद उठाया है। ठीक है? तो वो कहता है कि मैं एक महान योद्धा के रूप में मेरे साथियों के साथ उस ट्रॉय के मैदान में लड़ा था, जहाँ पर तलवारें भयंकर रूप से खनक रही थी। तो मैं तो उन सब चीज़ों का क्या बन चुका हूँ? एक एक्सपीरियंस बन चुका, एक आदमी बन चुका हूँ। क्या? आई एम द पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। मैं एक हिस्सा बन गया हूँ। उन चीज़ों से, उन लोगों से, या जिनको मैंने देखा, या उन लोगों से जिनसे मैं मिला, मैं उन सब का एक
क्या बन गया हूँ, हिस्सा बन गया हूँ, यानी मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है उन सब चीज़ों का। येट ऑल एक्सपीरियंस इन एन आर्क वेयर थ्रू द ग्लीम्स द अनट्रेवल्ड वर्ल्ड हुज मार्जिन फीड्स फॉरएवर एंड फॉरएवर व्हेन आई वो। लेकिन कहता है कि भैया मैंने जीवन में इतना अनुभव तो ले लिया, लेकिन ये अनुभव मुझे किस तरीके से दिखाई देता है, एक ऐसे आर्क के समान दिखाई देता है। ठीक है? एक आर्क, आर्क का मतलब अब ब्रिज आपने देखा होगा, पुल आपने देखा होगा, तो वो पुल क्या रहता है, कुछ इस तरीके से रहता, तो एक आर्च सा रहता है, बीच में होलो स्पेस दिखाई देता है। तो बोलता है मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस किसके तरीके से हो गया है, इस आर्च के तरीके से हो गया। ठीक है? अब इस आर्च में से मेरे को क्या दिखाई देता है कि इधर एक बड़ा-सा संसार है, और ये कैसा संसार है, अनट्रैवल्ड, जहाँ तक अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरा ये अनुभव है, मेरा यहाँ संसार का, और मैं इस अनट्रैवल्ड वर्ल्ड यानी जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, यहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। और जैसे-जैसे मैं क्या करता हूँ, इसकी ओर बढ़ता हूँ ना, वैसे-वैसे ये क्या करता है, ये अनट्रैवल्ड वर्ल्ड और पीछे सरकता जाता है ना? मार्जिन फेड्स यानी जिसकी सीमाएँ धीरे-धीरे से नहीं, क्योंकि देखो सीधी-सी बात है, वो क्या कह रहा है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है ना? इस संसार के अंदर नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, चीज़ों की कोई सीमा नहीं है, नई-नई डिस्कवरीज़ की कोई सीमा नहीं है। तो मैं नई-नई चीज़ें देखना चाहता हूँ, नई-नई लोगों से मिलना चाहता हूँ, नए-नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हालाँकि मैंने बहुत सारा ज्ञान ले लिया और वो ज्ञान इस आर्च के तरीके से हो गया। लेकिन अभी भी जब मैं इधर से खड़ा होकर के देखता हूँ, तो मुझे दिखता है यार और नॉलेज बचा है अभी, तो ये नॉलेज भी मुझे लेना चाहिए। और मैं जब इसकी ओर बढ़ता हूँ, तो ये न यहाँ तक नॉलेज आ गया, फिर मुझे लगता है कि ये नॉलेज तो और है, और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, एंड आई वांट टू ग्रास्प द नॉलेज, और मैं उस नॉलेज तक पहुँचना चाहता हूँ, उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मेरा सारा एक्सपीरियंस एक आर्च के तरीके से बन गया है, जिसमें से एक चमकता हुआ वो संसार दिखाई देता है, जहाँ पर अभी तक अनट्रैवल्ड यानी कोई भी नहीं पहुँचा, और फॉरएवर फॉरएवर व्हेन आई मूव, और जैसे-जैसे मैं उस ज्ञान की तरफ बढ़ता हूँ, उस संसार की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ तक मनुष्य अभी नहीं पहुँचा है, वो संसार और पीछे की तरफ सरकता रहता है, जिसकी सीमाएँ फेड होती जाती हैं। ठीक है? हाउ डल इट इज़ टू पॉज़, फिर वो कहता है अरे यार, हाउ डल इट इज़ टू पॉज़, रुक जाना कितना नीरस लग रहा है। टू मेक एन एंड, ऐसा हो गया मानो आपने अपने जीवन का अंत ही कर दिया। तो अब मैं कह रहा, अब राजा के रूप में एडवेंचरस लाइफ तो मेरी पूरी तरीके से रुक गई, और जब एडवेंचरस लाइफ मेरी पूरी तरीके से रुक गई, तो इसका मतलब हो गया मैंने जीवन का अंत कर दिया। तो हाउ डल, कितना नीरस भरा है ये, कि आप अपने जीवन में यात्राओं को रोक दो, एडवेंचरस लाइफ जीना रोक दो। टू रस्ट अनबर्निश्ड नॉट शाइन इन यूज, देखो कितने बढ़िया बात कहता है। टू रस्ट अनबर्निश्ड, अनबर्निश्ड यानी नॉट इन यूज। जब कोई तलवार काम में नहीं आती है, तो उसके यहाँ लग जाता है रस्ट यानी जंग लग जाता है। नॉट शाइन इन यूज, और अगर उसे लंबे समय तक उपयोग में नहीं लोगे, तो उसकी चमक भी चली जाती है। तो कहता है भैया मैं तो बना हुआ एडवेंचरस स्पिरिट वाला व्यक्ति हूँ, पर अब मैंने अगर राजा की तरीके से जीवन जिया, तो मेरे जीवन में जंग लग जाएगा। मैं कभी एडवेंचरस लाइफ को जी नहीं पाऊँगा, मैं कभी एडवेंचरस डीड्स कर नहीं पाऊँगा। तो वो कहता है कि जिस तरीके से एक तलवार को अगर आप काम में नहीं लो, तो उसके रस्ट यानी जंग लग जाता है, और उसकी चमक चली जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एडवेंचरस लाइफ को लीड करना बंद कर दूँगा, तो मेरे जीवन का भी एक अंत हो जाएगा। ऐज़ ऑफ द ब्रीथ वर लाइफ, अब ये जीवन जो राजा के रूप में जी रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा मुझे लगता है मानो साँस लेना ही जीवन है। एज़ नाउ द ब्रीथ वर लाइफ, मानो साँस लेना ही आपके लिए पर्याप्त है, वही आपका जीवन है। लाइफ पाइल्ड, जबकि एक्चुअली में क्या है, लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ आर टू लिटिल एंड ऑफ वन टू मे लिटिल रिमेन्स। वो कहता है लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, एक के बाद दूसरे जीवन का पाइल्ड, पाइल्ड यानी ढेर लग जाना, ठीक है? हीप लग जाना। वो कह रहा है एक के बाद एक जीवन का अगर ढेर के ढेर जीवन में मिल जाए ना, बट टू लिटिल, तो ये भी बहुत कम है। इतना ज्ञान है इस संसार के अंदर कि आपको अनेकों जीवन मिल जाए ना, तो भी वो पूरे संसार का ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, एंड वन टू मी लिटिल रिमेन्स, मेरा जीवन तो बहुत थोड़ा ही बचा है। मैं बुढ़ापे में पहुँच गया हूँ, मेरा जीवन तो बहुत थोड़ा ही बचा है। बट एवरी आवर इज सेव्ड फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस समथिंग मोर, ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स। लेकिन उस एटर्नल साइलेंस, वो मौत आएगी उससे पहले का प्रत्येक वो घंटा जो मेरे लिए बचा हुआ है, समथिंग मोर, मैं उसमें और चीज़ें खोजना चाहता हूँ, और डिस्कवरीज करना चाहता हूँ, और ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, ए ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स, जिसमें मैं नई नई चीज़ों के बारे में जानूंगा। एंड वाइल, वाइल यानी वेस्ट, एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 सन्स, अब मेरे पास लगभग 3 साल ही है, वो कह रहा है मेरे पास 3 साल ही बचे हैं मेरे जीवन में लगभग, और इसलिए ये वेस्ट होगा। क्या वेस्ट होगा? टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ, टू स्टोर एंड होर्ड, टू स्टोर एंड होर्ड का मतलब क्या होता है? मैं अपने जीवन को केवल बचा, स्टोर एंड होर्ड एक फ्रेज हो गया।
कि भैया मैं अपने जीवन को सेफ करके रखूँ, मैं अपने जीवन को डेंजर से बचा के रखूँ, खतरे से बचा के रखूँ और एडवेंचरस लाइफ़ को नहीं जीऊँ, तो भैया ये बिल्कुल वेस्ट होगा। पूरे जीवन में एक महान योद्धा के रूप में लड़ा हूँ। पूरे जीवन में मैंने क्या करा है अपने एंथुसियाज़्म अपने स्पिरिट के साथ में युद्ध के अंदर भाग लिया है। और अब अगर मैं मेरे जीवन को सेफ्टी के साथ जीता हूँ, एडवेंचरस लाइफ़ नहीं जीता हूँ, जबकि 3 साल ही मेरे जीवन में मुश्किल से बचे हुए हैं, तो ये बिल्कुल वाइल वाइल यानी वेस्टेज होगा, बेकार होगा। एंड दिस ग्रे स्पिरिट ग्रे ग्रे यानी ओल्ड, बूढ़ी, ठीक है? अब यूलिसिस बूढ़ा हो चुका है, तो वो कहता है अभी भी लेकिन मेरी स्पिरिट भले ही बूढ़ी हो गई है, यर्निंग इन डिज़ायर लेकिन अभी भी मेरे अंदर से कीन डिज़ायर आती है, मेरे अंदर से क्या आता है अभी भी एस्पायरेशंस है, मेरे अंदर आकांक्षा है। किस चीज़ की आकांक्षा है? टू फॉलो नॉलेज मैं अभी भी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। किस तरीके से? लाइक ए सिंकिंग स्टार, बियॉन्ड दैट मोस्ट बाउंड ऑफ द ह्यूमन थॉट। जिस प्रकार से एक टूटता हुआ तारा होता है ना सिंकिंग स्टार, अब वो टूटता हुआ तारा कहाँ गिरता है? वो क्षितिज के परे जाकर के गिरता है ना? दिखता नहीं है वो कहाँ पे गिरा। तो ठीक उसी तरीके से मैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ और कहाँ पे तक प्राप्त करना चाहता हूँ? बियॉन्ड दैट मोस्ट बाउंड ऑफ द ह्यूमन थॉट। जहाँ तक मनुष्य की सोच भी नहीं पहुँच सकती ना, मैं वहाँ तक उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। ठीक है? दिस इज़ माय सन। अब वो कहता है भैया राजा के रूप में जीवन से तो मैं बड़ा परेशान हो गया, बोरिंग हो गया और मैं इस जीवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो अब लेकिन राजा के रूप में किसी को तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। मैं तो एक एडवेंचरस लाइफ़ जीने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन राजा के रूप में किसी को तो यहाँ रहना पड़ेगा, प्रशासन किसी को चलाना पड़ेगा, प्रजा का ध्यान तो किसी को रखना पड़ेगा। तो वो कहता है दिस इज़ माय सन, ये मेरा बेटा है। माइन ऑन टेलीमाकस। क्या नाम है अपने उसके बेटे का? टेलीमाकस। मेरा है ये, मेरा स्वयं का पुत्र टेलीमाकस है। टू व्हॉम आई लीव द सेप्टर एंड द आइल, जिसके लिए मैं ये आइलैंड, ये इटाका सिटी छोड़ता हूँ। एंड द सेप्टर, सेप्टर क्या होता है? देखो सेप्टर इस तरीके का एक रॉयल एम्ब्लम हुआ करता है, ठीक है? ये जिसके हाथ में होगा वो राजा हुआ करता है। बड़े नगीने-वगीने लगे रहते हैं, हीरे मोती लगे रहते हैं ना राजा में, पुराने ज़माने के राजा के रूप में देखते हो, तो ये एम्ब्लम ऑफ रॉयल पावर हो गया, रॉयल राजकीय शक्ति या राजशाही शक्ति का ये प्रतीक माना जाता है, ठीक है? तो बोलता है ये मेरा बेटा है टेलीमाकस और इसके लिए मैं साम्राज्य की बागडोर जो है इसके हाथ में सौंपता हूँ और ये पूरा का पूरा आइलैंड जो है इटाका ये मैं मेरे बेटे को सौंपता हूँ। वेल लव्ड ऑफ मी, मेरे बेटे से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। एंड डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, और मेरा बेटा जो है ना डिसर्निंग, डिसर्निंग यानी इंटेलिजेंट इनफ, इनफ इंटेलिजेंट है, वो इस काम को कर लेगा। एक राजा के रूप में शासन करने वाले काम को मेरा बेटा आराम से कर लेगा। एंड बाय स्लो प्रूडेंस, और धीरे-धीरे प्रूडेंस यानी विज़डम से मेक माइल्ड, वो क्या बना देगा? माइल्ड बना देगा। वो थोड़ा-सा पोलाइट बना देगा किसको? रग्ड पीपल। ये जो इटाका सिटी के रग्ड पीपल है ना, रफ पीपल है ना, यहाँ के अनसिविलाइज़्ड पीपल है। मेरे बेटे में वो काबिलियत है कि अपनी प्रूडेंस, अपनी बुद्धिमानी से धीरे-धीरे इन लोगों को वो क्या कर देगा? पोलाइट बना देगा, माइल्ड बना लेगा। एंड थ्रू सॉफ्ट डिग्रीज़, और धीरे-धीरे सॉफ्ट डिग्रीज़ की तरह धीरे-धीरे शासन करके सबड्यू देम, उनको वो कंट्रोल कर लेगा और उनको किसमें तब्दील कर देगा? वो अपने साम्राज्य के लिए यूज़फुल और अच्छे नागरिक के रूप में तब्दील कर देगा। तो कहता है मेरा बेटा है, मेरा बेटा आराम से मेरे काम को सँभाल लेगा, एक राजा के रूप में अपने किरदार को निभा लेगा। वो इतना बढ़िया है कि वो इन रफ़ पीपल को भी पोलाइट बना देगा और उनको वो देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए यूज़फुल और गुड, अच्छा बना देगा, प्रोडक्टिव बना देगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज़ ही, मेरे बेटे पे आज तक कोई दोष नहीं लगा, वो बड़ा इनोसेंट है, आज तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है, बिल्कुल उसका दामन बिल्कुल साफ है, सेंटर इन द स्फीयर ऑफ द कॉमन ड्यूटीज़, और अपने नित्य के कर्म जो कर्तव्य हैं, वो क्या करता है? उनको निभाता है। डिसेंट नॉट टू फेल इन ऑफिसेज़ ऑफ टेंडर, और मेरा बेटा इतना भी बढ़िया है, क्या? कि ना केवल वो अपने सारे कर्तव्यों को निभाता है, बल्कि नॉट टू फेल इन ऑफिसेज़, ऑफिसेज़ यानी ड्यूटीज़ ऑफ टेंडरनेस यानी माँ के प्रति उसका जो दायित्व है, जो उसकी माँ जो उसका इतना ख़्याल रखती है, तो उसकी माँ के प्रति भी जो ड्यूटी होती है ना, वो उसको भी निभाता है, उसको निभाने भी नॉट टू फेल, कभी फेल नहीं होता। एंड पे मीट एडोरेशन टू माई हाउसहोल्ड गॉड्स, और मेरा बेटा इतनी काबिलियत भी रखता है कि वो मेरे कुल देवताओं को, हाउसहोल्ड गॉड, हाउसहोल्ड यानी कुल देवता, हाउसहोल्ड गॉड्स यानी कुल देवता, मेरे कुल देवताओं की भी वो पूजा करेगा, कभी उसमें भी फेल नहीं होगा। कब? जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो कहता है मेरे बेटे में सारी काबिलियत है, मेरे जाने के बाद मेरा बेटा पूरा का पूरा साम्राज्य सँभाल लेगा। वो अपने कुल देवता की पूजा भी कर लेगा, अपनी माँ का ध्यान भी रख लेगा और साम्राज्य की प्रजा का ध्यान भी रख लेगा। तो ही वर्क्स हिज़ वर्क एंड आई माइन। तो मेरे बेटे को उसका काम करने दो और मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है? तो मेरा बेटा साम्राज्य सँभाल सकता है इसलिए राजा के रूप में उसको रहने दो और मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। देयर लाइज़ द पॉट। फिर वो अपने साथियों को बोलता है
ठीक है। फिर वो अपने साथियों को बोलता है, कौन बोलता है? यूलिसेस अपने साथियों को बोलता है। और क्या बोलता है यूलिसेस अपने साथियों को? साथियों, देयर लाइज द पोर्ट, वो देखो सामने वो बंदरगाह है। द वेसल पफ्स हर सेल, वेसल वेसल यानी उनका जो बोट है या शिप जो है इनका, द वेसल पफ्स हर सेल, देखो उसके जो पाल हैं, ठीक है, शिप जो होता है, शिप के पाल में जो है हवा भर चुकी है, यानी द शिप इज रेडी टू सेल, समुद्र की सतह पर जाने के लिए साथियों को देखो हमारा जहाज बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। द एयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सी, वो देखो सामने आपको अंधेरे में चमकता हुआ वो समुद्र दिखाई दे रहा है, वाइड सी दिखाई दे रहा है। माई मेरिनर्स, मेरे साथियों, सोल्स दैट हैव टोइल्ड एंड रोड, वो तुम वो लोग हो दैट हैव टोइल्ड, जिन्होंने मेरे साथ बड़ा कठिन परिश्रम किया है, और एंड रोट, रोट यानी वर्क करना। तुम वही लोग हो मेरे साथियों, मेरे नाविकों, तुम वही लोग हो जिसने पूरी जिंदगी मेरी एडवेंचरस ट्रैवल पे मेरे साथ में हार्ड वर्क करा है, एंड थॉट विथ मी, और जो सा मैंने सोचा वैसा ही साथियों तुमने सोचा है। दैट एवर विथ ए फ्रॉलिक वेलकम टुक द थंडर एंड द सनशाइन, और चाहे कितने भी कड़कता हुआ बिजलियां चमकी हो, और चाहे कितना ही तेज सूरज क्यों ना चमका हो, तुमने उसको फ्रॉलिक फ्रॉलिक यानी बड़े हल्के में लिया है। एंड अपोज फ्री हार्ट्स, और बिल्कुल फ्री हार्ट्स यानी खुले दिल से तुमने क्या करा है? खुले दिल से क्या करा है? सामना किया है, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो जाए। तो ना तो तुमने दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन ली, ना ही तुमने दिल में किसी प्रकार का भय पाला, बल्कि कैसा भी माहौल आ गया साथियों, तुमने मेरे साथ, चाहे तूफान आ गया हो, थंडर आ गया हो, चाहे भयंकर सूरज की रोशनी में तपती रोशनी में हमारा जहाज समुद्र की सतह पर चल रहा हो, तुमने हमेशा हर विपत्ति का सामना अड़िग रह के किया है, खड़े होकर के किया है। लेकिन अब यू एंड आई आर ओल्ड, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ साथियों, और तुम भी बूढ़े हो गए हो। लेकिन ओल्ड एज हैड येट हिज हॉनर एंड हिज टॉयल, लेकिन बूढ़े होने का मतलब नहीं है जीवन खत्म हो गया। ओल्ड एज के भी अपना सम्मान होता है। ओल्ड एज में भी करने के लिए आपके पास कुछ तो काम होता ही है। डेथ क्लोजेज ऑल, क्योंकि मौत आएगी उस दिन, आपका शरीर अक्रियाशील हो जाएगा, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब तक ओल्ड एज है तब भी आप कुछ कर सकते हो। ओल्ड एज में भी नई नॉलेज को खोजा जा सकता है, ओल्ड एज के अंदर भी एंथुजियास्टिक रहा जा सकता है, और ओल्ड एज के अंदर भी डिजायर्स की जा सकती है। तो डेथ, मौत आएगी तब तो सब बंद हो ही जाएगा, लेकिन हमें उससे पहले और काम करना चाहिए। ठीक है, बट समथिंग एर द एंड, एर यानी क्या होता है? बिफोर, एंड यानी जब आपके जीवन का अंत आ जाएगा, यानी डेथ आएगी। इसलिए डेथ से पहले कुछ और करते हैं हम, सम वर्क ऑफ नोबल नोट, कुछ ऐसा काम करते हैं जो कैसा हो? नोबल नोट। नोबल का मतलब क्या हो गया? नोबल का मतलब ग्रेट, महान काम। ठीक है, तो मौत से पहले भी हमारे पास करने के लिए कुछ है, और क्या है? कोई महान काम कर सकते हैं। मे येट बी डन, अभी भी किया जा सकता है। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रो विद गॉड्स, तुम वो लोग हो जो स्ट्रो विद गॉड्स, स्ट्रो यानी लड़ना, फाइट करना। तुम वो लोग हो जिन्होंने भगवान के साथ युद्ध किया है। देखो ट्रॉय का जो युद्ध था उसमें भगवान ने भी पार्टिसिपेट किया था, गॉड ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये वही बात कह रहा है कि मेरे साथियों, तुम वही लोग हो जिसने फाइट की थी, किसके साथ? स्वयं भगवान के साथ भी फाइट की थी। नॉट अनबिकमिंग मैन, इसलिए तुम अनबिकमिंग, अनबिकमिंग यानी अनवर्दी नहीं हो। ऐसा नहीं है कि तुम नाकारा लोग हो, ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल नाकारा लोग हो, तुम बिल्कुल काम के लोग हो साथियों, तुम बिल्कुल एबल लोग हो, तुम बहुत मेहनती लोग हो, तुम बहुत बहादुर लोग हो। इसलिए मौत आए उससे पहले भी हमें कोई महान काम करना है, उससे पहले भी कोई महान काम किया जा सकता है। द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल इन द रॉक्स, सब बोलता है, क्या बोलता है? द लाइट बिगिंस टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, शाम का समय हो गया है साथियों, और वो देखो पहाड़ी पर जो इटाका शहर है उसके घरों की रोशनियां चमकने लगी है। द लॉन्ग डे वेन्स, और ये लंबा दिन, वेन वेन यानी एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, ये लंबा दिन जो था अब खत्म हो रहा है। द स्लो मून क्लाइम्स, और धीरे धीरे चंद्रमा आकाश की तरफ चढ़ रहा है। द डीप मून्स रोम्ड विद मैनी वॉइसेस, और शाम के समय में जब चंद्रमा आकाश में चढ़ रहा है, रात्रि का अंधेरा है, तो समुद्र में से कई प्रकार की आवाजें आप लोगों को सुनाई दे रही है। तो ऐसे माहौल में कम माय फ्रेंड्स, मेरे साथियों, आओ, इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड, नया संसार खोजने में अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। पुश ऑफ, धक्का लगाओ, सिटिंग वेल, ढंग से बैठ जाओ जहाज में। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? इन ऑर्डर टू स्माइट द साउंडिंग फरोज, इन
जो फरोस है, जो समुद्र की लहरें हैं, इनसे तुम्हें अपने पतवारों को स्माइट यानी स्ट्राइक करना है, टकराना है। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, जहाज़ को चलाना है। तो समुद्र की लहरें जो साउंड करती हुई, शोर करती हुई आ रही है, समुद्र की लहरें, इनसे अपनी पतवारों को टकराने के लिए तुम तैयार हो जाओ। फॉर माई पर्पज़, मेरे उद्देश्य के लिए, होल्ड द सेल बियॉन्ड द सनसेट। देखो, मेरी इच्छा है, वो अपने साथियों को बोलता है, साथियों मेरी इच्छा है। और क्या इच्छा है? मैं नॉलेज को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अटमोस्ट नॉलेज को प्राप्त करना चाहता हूँ, और उस अटमोस्ट नॉलेज को प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, फॉर माई पर्पज़ होल्ड्स द सेल बियॉन्ड द सनसेट। इस सेल को, इस नाव को, इस जहाज़ को कहाँ ले जाओ? बियॉन्ड द सनसेट, जहाँ पे सूर्य अस्त होता है, उस क्षितिज से भी परे लेकर के चले जाओ। यानी वहाँ तक चले जाओ जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा है। एंड बाथ्स द ऑल वेस्टर्न स्टार्स अंटिल आई डाई। और मैं मरूँ तब तक मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ समुद्र जहाँ समुद्र में वेस्ट है नहीं, वो पश्चिमी दिशा की ओर जाना रहता है, क्योंकि सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम में। तो पश्चिम की ओर चलो साथियों, जहाँ पे सूर्यास्त होता है उसके पार चलो, उसके पार जहाँ पर तारे समुद्र में नहाते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि देखो, समुद्र में हो तो आपको चारों तरफ समुद्र ही दिख रहा है, किनारा नहीं दिख रहा है। जब समुद्र में आप देखोगे सनसेट होता हुआ, तो आपको दिखेगा वो समुद्र के पीछे ही जाके छुप गया। तो वो कहता है कि मैं मरूँ ना तब तक इस वेस्ट दिशा की ओर चलते रहो, पश्चिम की ओर चलते रहो, और तब तक चलते रहो जब तक का नहीं दिखाई दे हमें वेस्टर्न स्टार्स, जो पश्चिमी दिशा में दिखने वाले तारे हैं, वो समुद्र में नहाते हुए बात करते हुए नहीं दिखाई दे। वहां तक चलो। और ये यात्रा वो कब तक करना चाहता है? जब तक वो मरे नहीं, तब तक वो करना चाहता है। इट में भी ऐसा हो सकता है साथियों, वो खतरों से भी आगाह कर रहा है। इट में भी ऐसा हो सकता है साथियों, दैट द गल्फ्स विल वॉश अस डाउन। गल्फ, गल्फ यानी हाई वेव्स, जो समुद्र की हाई वेव्स आएगी ना, वो हमें क्या कर दे? ड्रोवन कर दे। ड्रोवन, ड्रोवन यानी डुबा दे। ऐसा भी हो सकता है साथियों कि आप समुद्र पे यात्रा कर रहे हैं, तो डूबने का पूरा खतरा हमारे ऊपर है, और समुद्री लहरें हमें डुबा भी सकते हैं। इट में बी शेल्टर्स द हैप्पी आइल। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने उन लहरों को झेल लिया, तो हम एक हैप्पी आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। कौन सा हैप्पी आइलैंड? जहाँ पे द ग्रेट अकीलीज दिखाई देगा, एक महान योद्धा है ना, हमारे ट्रोजन वार का एक महान योद्धा, जो संसार से परे चला गया है, क्योंकि वो मर गया था अकीलीज, है ना, अपने ट्रॉय के युद्ध में। तो हम एक दूसरे संसार में पहुंच जाएंगे, उस हैप्पी आइलैंड में पहुंच जाएंगे, जहां हम उसी व्यक्ति को देखेंगे जिस व्यक्ति से हम ट्रॉय के युद्ध में मिले थे। उस महान अकीलीज योद्धा को देखेंगे, whom वी न्यू, जिसको हम जानते हैं क्योंकि इसके साथ में हम लड़े हैं। तो वो ऐसी जगह, ऐसे संसार में पहुंचना चाहता है जो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो टटमोस्ट नॉलेज को प्राप्त करना चाहता है, एक अनट्रैवल्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ना चाहता है। तो वो कहता है कि साथियों चलते चलो, अगर हमने इन परेशानियों को उठा लिया, अगर हमने इन परेशानियों से पार कर लिया, तो हम उस हैप्पी आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। और वहां पे हमें कौन मिलेगा? वो महान योद्धा अकीलीज मिलेगा, जिसको हम जानते हैं क्योंकि ट्रोजन वॉर में वो हमारे साथ लड़ा था। तो दाऊ मच इज टेकन, हालांकि हम में से बहुत सारी चीजें निकल गई है, मच अबाइड्स, लेकिन अभी भी कुछ बचा हुआ है। अबाइड अबाइड है, अभी भी हम होल्ड करते हैं। क्योंकि अब वो बोलता है देखो, बहुत सारी चीजें हम में से निकल गई, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कुछ तो बचा हुआ है। दाउ वी आर नाउ नॉट दैट स्ट्रेंथ। हम में से क्या निकल गया? हमारे अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही। विच इन ओल्ड डे मूव द अर्थ एंड हेवन, जो हमारे पास पहले हुआ करती थी। पहले के समय में जब हम युवा थे, तो हमारे अंदर बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, हमारे अंदर बहुत अच्छा पावर हुआ करता था, और इतना बढ़िया पावर हुआ करता था हमारे पास कि हम धरती और आकाश दोनों को क्या कर सकते थे? हिला सकते थे। तो धरती और आकाश, हम दोनों को झकझोर सकते थे। एक ज़माने में हमारे पास इतना पावर हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि फिजिकली हम क्या हो गए हैं? वीक हो गए हैं। दैट विच वी आर वन इक्वल टेम्पर ऑफ हेरोइक हार्ट्स। एक ज़माना था कि हमारे अंदर टेम्पर, इक्वल टेम्पर, हम सबका जो एंथुजियाज्म है वो बिल्कुल चरम पे हुआ करता था। हम सबके हार्ट जो थे वो हेरोइक हार्ट हुआ करते थे, हम ब्रेवरी से पूरी तरीके से भरे हुए थे, हम बड़े वाइल्ड हुआ करते थे, हमारे अंदर एग्रेशन हुआ करता था, हमारे अंदर स्ट्रेंथ हुआ करती थी, हम कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरते थे। लेकिन मेड वीक, हम कमज़ोर हो गए। किसने? समय ने और हमारे भाग्य ने हमें कमज़ोर कर दिया। तो समय के साथ जैसे-जैसे क्या होता है, आपकी एज बढ़ती जाती है, आप क्या होते जाते हो? फिज़िकली वीक होते जाते हो। तो ये बोलता है देखो, समय ने और भाग्य ने हमें कमज़ोर कर दिया, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन वो हमारी विल को, हमारे विल पावर को वो समय कमज़ोर नहीं कर पाया, वो भाग्य कमज़ोर नहीं पाया। हम अंदर से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। भले ही हम फिज़िकली कमज़ोर हो गए होंगे, भले ही फिज़िकली हमारी स्ट्रेंथ वीक हो गई होगी, लेकिन हमारी विल पावर आज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। टू स्ट्राइव, इसीलिए चलो, स्ट्राइव, स्ट्राइव यानी स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, कोशिश करो, टू सीक, डिस्कवर करो, टू फाइंड आउट, खोजो,
किसको? नए संसार को खोजो, नए ज्ञान को खोजो, नए देश को खोजो, नई चीज़ों को खोजो, नए ज्ञान की तरफ बढ़ो मेरे साथियों, एंड नॉट टू यील्ड, और आसानी से सरेंडर नहीं करो। यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना, है ना? आसानी से जीवन को सरेंडर मत करो मेरे साथियों। आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, नए ज्ञान की तलाश में चलते रहो। ये संसार ज्ञान से पूरी तरीके से पूरी तरह भरा हुआ है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे एटा का शहर में रह के एक राजा की तरीके से शांत जीवन गुजार करके मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। I am not made for all these things. I just want to search knowledge, discover the new countries, and get the up-to-date knowledge where the human have not reached till now. जहाँ पर अभी तक मनुष्य नहीं पहुंचे हैं, वहां तक मैं जाना चाहता हूं मेरे साथियों। और इस यात्रा में मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो, और मुझे वहां तक ले चलो, उस क्षितिज के पार ले चलो, और मुझे उस ज्ञान प्राप्त करने में मदद करो। तो बहुत आसान शब्दों में आपको ये कविता मैंने समझाने की कोशिश करी है। होप आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरी जो पोएम है इसका मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा है। वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले सकते हैं। और देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।